तो क्लाइमेटोलॉजी का ये सीरीज़ थर्ड है, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने आपको करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में देख लेना। तो ये सीरीज जो थर्ड है, स्टार्ट करते हैं। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करवाना है आपको। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जलवायु के कोपेन के वर्गीकरण में चिन्ह AW किसे संदर्भित करता है? किसे करता है? मानसून जलवायु को, उष्णकटिबंधीय वर्षावन को, स्टेप जलवायु को, या उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु को। तो किसको करता है? तो 41 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, यानी कोपेन के जलवायु के कोपेन के वर्गीकरण में चिन्ह AW जो है ये उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु को संदर्भित करता है। किसको करता है? उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के सतह पर वायु संहति घनत्व का सही औसत है? तो ये वायु संहति घनत्व का औसत पूछ रहा है। तो देख सकते हैं आप, ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका 42 का क्या हो जाएगा? तो 42 का जो आंसर होगा बी, 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वायुमंडलीय स्तरों में से किसमें लगभग 0.6 डिग्री सेंटी प्रति 100 मीटर की औसत दर ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, वायुमंडल या आयन मंडल? तो 43 का क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स 43 का जो होगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, वायुमंडलीय स्तरों में से क्षोभ मंडल लगभग 0.6 डिग्री सेंटी प्रति 100 मीटर की औसत दर की ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है, इसमें क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1750 के बाद से वायुमंडल में हुई कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिशत वर्ग सही है? तो जो प्रतिशत वर्ग दिया हुआ है इसमें कौन सा सही है? तो इसका देखिए जो आंसर होगा वो होगा 30% से अधिक। वर्ष 1750 के बाद से वायुमंडल में हुई कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के संबंध में 50 से अधिक जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिया गया है। पहला है ITCZ का स्थानांतरित भूमि की अपेक्षा समुद्र पर अधिक होता है। तर्क, भूमि की सतह जलाशयों की तुलना में अधिक गर्म हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है R और A है, तो ये इसमें आपको वही बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, यानी A गलत है किंतु R सही है। यानी जो यहाँ बोला जा रहा है ITCZ का स्थानांतरित भूमि की अपेक्षा समुद्र पर अधिक होता है, तो ये गलत है। और तब भूमि की सतह जलाशयों की तुलना में अधिक गर्म हो जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर। तो यहाँ जैसे कि ये क्वेश्चन भी देखो पूछ चुका है, इसके पहले भी सीरीज़ 2 में मैंने करवाया था, उसमें ये क्वेश्चन पूछ चुका है। नाइट्रोजन ऑर्गन सभी दिए हुए हैं और उसका पूछ रहा है कि क्या होगा। तो जैसे कि प्रतिशत दिया हुआ है, तो देखिए प्रतिशत ये आई थिंक आप लोग का सबका सही होगा। इसका जो होगा वो होगा 3, यानी नाइट्रोजन सभी जानते हैं 78% है। आर्गन क्या हो जाएगा? आर्गन होगा 0.934। 0.934। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा 0.039%। ठीक है, 0.039% ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर। नेक्स्ट 47 में बोल रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध का अधोध्रुवीय निम्न दाब करीब करीब सतत है। इसका तर्क दिया है, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की तुलना में भूखंड कम है। तो क्या है ये? क्या लग रहा है आपको 47 का क्या होगा? तो देखिए 47 में इसका ऑप्शन ए होगा, यानी दक्षिणी गोलार्ध का अधोवृत्तीय निम्न दाब करीब करीब सतत है। ये बिल्कुल सही है। और क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की तुलना में भूखंड कम है, इसलिए तो ये दोनों ही सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वायुमंडलीय परतों में से किसमें तापमान स्थिर रहता है? तो समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य वायुमंडल या क्षोभ सीमा। तो ये 4 ऑप्शन है। तो 48 का क्या हो जाएगा? 48 का जो होगा वो होगा बी, यानी क्षोभ सीमा।
ठीक है। वायुमंडलीय परतों में से जो क्षोभ सीमा में तापमान क्या होता है, स्थिर रहता है। ठीक। भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुवों तक दाब और बाद के सही सतही घटक क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पे जो सतही के बारे में पूछा है तो ए बोल रहा है ध्रुवीय पूर्वा हवा, पश्चिमी हवा, उपोष्ण उच्च दाब, व्यापारिक पवन। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है बी में, देखिए क्या है, बी में बोल रहा उपोष्ण उच्च दाब, पश्चिमी हवाएं, उपोष्ण दाब, व्यापारिक पवन। ठीक। नेक्स्ट है व्यापारिक पवन, ध्रुवीय पूर्वा हवा, पश्चिमी हवा और उपोष्ण उच्च दाब। और डी में है व्यापारिक पवन होगा, फिर उपोष्ण उच्च दाब होगा, पश्चिमी हवा और ध्रुवीय पूर्वा हवा। तो क्या हो जाएगा हमारा 49 नंबर का। तो देखिए 49 का जो होगा वो हो जाएगा डी, यानी सबसे पहले व्यापारिक पवन। ठीक है। व्यापारिक पवन के बाद उपोष्ण उच्च दाब, उसके बाद पश्चिमी हवाएं, फिर होगा ध्रुवीय पूर्वा हवा। ठीक है। तो यानी ये जो क्वेश्चन था कि भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुवों तक दाब और बाद के सही सतह और घटक क्रम का निर्धारण कीजिए, तो उसमें सबसे पहले व्यापारिक हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद उपोष्ण उच्च दाब, पश्चिमी हवा और ध्रुवीय पूर्वा हवा। नीचे कथन दिया गया है 1000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर अधिकांश पवन भूविक्षेपी अथवा करीब करीब भूविक्षेपी पथ पर चलती है, कारण वायुमंडल की घर्षण परत जमीन से ऊपर लगभग 1000 मीटर तक ही रहती है। तो इसका जो है कथन और कारण दिया हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो जो 50 का जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, निम्नलिखित में से किस अधिकतम उष्ण महीने के औसत ताप को दर्शाने वाली समदाब रेखा को सामान्यतः टुंड्रा जलवायु की भूमध्य रेखीय उपांत की मान्यता प्राप्त है। तो जो 51 है इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा बी 10 डिग्री सेंटी। जो 10 डिग्री सेंटी अधिकतम उष्ण महीने के औसत ताप को दर्शाने वाली समदाब रेखा को सामान्यतः टुंड्रा जलवायु की भूमध्य रेखीय उपांत की मान्यता प्राप्त है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, अभिकथन है व्यापारिक पवनें प्रमुखतः पूर्वा हवाएं होती हैं, कारण पूर्वा हवा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ कूट दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 52 का, तो देखिए 52 का जो होगा वो हो जाएगा सी, यानी ए सही है परंतु आर क्या है, गलत है। यानी व्यापारिक पवनें प्रमुखतः पूर्वा हवाएं होती हैं, सही हैं, लेकिन आर जो बोल रहा है पूर्वा हवा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है 53, कोपेन के विश्व जलवायु वर्गीकरण में BWH के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का जलवायु उपयुक्त है। तो देखिए इसमें जो है उपोष्ण मरुस्थलीय जलवायु है, उपोष्ण स्टेप जलवायु है, मध्य अक्षांश मरुस्थल जलवायु है, मध्य अक्षांश स्टेपी जलवायु है। तो 53 का जो होगा उपोष्ण मरुस्थल जलवायु। कोपेन के विश्व जलवायु वर्गीकरण में BWH के लिए जो है उपोष्ण मरुस्थल जलवायु जो है उपयोगी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, उत्तर ध्रुवीय और दक्षिण ध्रुवीय समुद्रों के समुद्री जल के औसत हिमांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तापमान सही है। ठीक है। तो कौन सा तापमान सही है, 54 का जो होगा वो होगा सी -2 डिग्री सेंटी। उपध्रुवीय और दक्षिण ध्रुवीय समुद्रों के समुद्री जल के औसत हिमांक के लिए -2 डिग्री सेंटी तापमान सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय ऊर्जा का स्रोत है। पहला है बादलों से नीचे की ओर अवरक्त विकिरण उत्सर्जित होता है। ठीक है। दूसरा है द्रष्टव्य विकिरण अंतरिक्ष में ऊपर की ओर बिखरा हुआ है। सी है गुप्त ऊष्मा स्रावित होती है, और डी है पृथ्वी वायुमंडल ये का एल्बिडो है। तो जो 55 नंबर क्वेश्चन है इसका जो आंसर क्या हो जाएगा 55 का, देखिए सी हो जाएगा, यानी गुप्त ऊष्मा स्रावित होती है। गुप्त ऊष्मा स्रावित होती, वायुमंडलीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, गुप्त ऊष्मा स्रावित होती है। बन रहे बादल में विद्युत के निर्माण में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। सौर पराभौतिक किरणों का अवशोषण, लघु चक्र का दर, तीव्र ऊर्ध्ववायु धारा और भारी वर्षा। तो 56 का क्या हो जाएगा, 56 का जो होगा वो होगा सी, तीव्र ऊर्ध्व वायु धारा। बन रहे बादल में विद्युत के निर्माण में
कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है? तो तीव्र ऊर्ध्ववायु धारा जो है सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है 57 नंबर, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन ए और आर है। जब सूर्यताप सब जगह समान रूप से पड़ता है तब भू सतह पर सतह जल भाग की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से गर्म हो जाता है, कारण धरती अपारदर्शी है जबकि जल और सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है। तो इसका क्या हो जाएगा 57 का? तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, यानी जब सूर्य ताप सब जगह समान रूप से पड़ता है तब भू सतह की भाग की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से भू सतह जल भाग की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से गर्म हो जाता है, कारण धरती अपारदर्शी है जबकि जल सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है। इसीलिए ए और आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या। नेक्स्ट 58 नंबर, ये जुलाई 2016 में पूछा गया। निम्न में से कौन सी सी टाइप जलवायु के अंतर्गत शीत ऋतु के दौरान ज़्यादा वर्षा होती है? तो जो 58 है इसका क्या हो जाएगा बी, सी एस के अंतर्गत शीत ऋतु के दौरान ज़्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट है कोरियोलिस बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोरियोलिस बल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यह वायु गति के समानुपातिक है। जो कोरियोलिस बल है ये वायु गति के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन में आपको सुमेलित करना, देखिए कौन सा बोला, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है पहला है माइक्रो स्केल, ग्रहीय स्केल, मेसो स्केल और सिनोप्टिकल स्केल। ठीक है, तो देखिए जो सुमेलित नहीं है उसको बताना है। तो जो जैसे कि माइक्रो स्केल का दिया है विक्षोभ, ठीक है, माइक्रो स्केल विक्षेप, ग्रहीय स्केल पछुआ हवा में तरंगे एंड मेसो स्केल टॉर्नेडो को जो मापते हैं उसको मेसो स्केल से, और सिनॉप्टिकल स्केल दिया है घाटी और पर्वतीय हवाएं। तो ये जो ऑप्शन डी है ये नहीं होगा, ये गलत है। घाटी तथा पर्वतीय हवाएं का सिनॉप्टिक स्केल नहीं होगा, लेकिन माइक्रो स्केल विक्षोभ होगा, ग्रहीय स्केल पछुआ हवा में तरंगों को मापती है और मेसो स्केल जो है वो टॉर्नेडो को मापती है। तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, ध्रुवीय जेट स्ट्रीम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यानी कोई एक कथन होगा जो सही नहीं होगा, बाकी जो होगा वो सही होगा। पहला है यह ग्रीष्म काल के दौरान उत्तर की ओर बहता है। ठीक है, दूसरा है कि यह पृष्ठीय झंझावात के परिसंचरण में ऊर्जा की आपूर्ति करता है। इसका वेग ग्रीष्म काल में अधिक होता है। मोटे तौर पर इसका स्थान ध्रुवीय वातावरण के साथ मिलता है। तो जो सही नहीं है वो क्या है? तो जो सही नहीं है वो है सी, यानी इसका वेग ग्रीष्म काल में अधिक होता है। ये सही नहीं है। ध्रुवीय जेट स्ट्रीम के संबंध में ये सही नहीं है, ग्रीष्म काल में ये अधिक नहीं होता ध्रुवीय जेट स्ट्रीम। यह ग्रीष्म काल के दौरान उत्तर की ओर बहता है, यह सही है। पृष्ठीय झंझावात के परिसंचरण में ऊर्जा की आपूर्ति करता है और मोटे तौर पर इसका स्थान ध्रुवीय वातावरण के साथ मिलता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है 62, सुपर कूल्ड जल वह जल है। सुपर कूल्ड जल किसको कहते हैं? तो सुपर कूल्ड जल जो है वो है 0 डिग्री तापक्रम के नीचे भी तरल बना रहता है। मतलब 0 डिग्री तापक्रम है, तापक्रम के नीचे जो जल होगा वो क्या होगा? तरल बना रहेगा, उसको हम बोलेंगे सुपर कूल्ड जल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर, अधिक ऊंचाई पर स्थित किसी स्थान में सन्निकट घाटी में स्थित कम ऊंचाई वाले स्थान की अपेक्षा क्या होगा? अपेक्षा बृहत दैनिक तापक्रम, परास तथा निम्न वार्षिक मध्य तापक्रम दोनों होते हैं। अधिक ऊंचाई पर स्थित किसी स्थान में सन्निकट घाटी में स्थित कम ऊंचाई वाले स्थान की अपेक्षा बृहत्तर दैनिक तापक्रम, परास तथा निम्न वार्षिक माध्य तापक्रम दोनों होते हैं। तो इसका 63 होगा। नेक्स्ट 64, अभिकथन दिया हुआ है, चक्रवात यानी हरिकेन का विषुवत रेखीय क्षेत्र में निर्माण नहीं हो सकता, कारण विषुवत रेखा के ऊपर कोरियोलिस बल सबसे अधिक होता है। तो इसका बताइए क्या होगा? ए आर। तो जो 64 है, 64 का जो होगा वो होगा सी, यानी इसका
इसमें जो ए सही है परंतु क्या है, आर गलत है, यानी जो विषुवत रेखा के ऊपर कोरोसिव बल सबसे अधिक होता है ये गलत है। लेकिन चक्रवात यानी हरिकेन का विषुवत रेखीय क्षेत्रों में निर्माण नहीं हो सकता है। चक्रवात या हरिकेन का विषुवत रेखीय क्षेत्र में निर्माण नहीं हो सकता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 64 के बाद 65 नंबर क्वेश्चन। वायु किसी दी हुई मात्रा में जलवाष्प की वास्तविक मात्रा निम्नलिखित में से किस तापक्रम सापेक्ष आर्द्रता संयोजन में सर्वाधिक है। तो जैसे कि 65 का दिया हुआ है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ए, 40 डिग्री सेंटी से 100%, 40 डिग्री सेंटी पे 100%। ओके, वायु किसी दी हुई मात्रा में जलवाष्प की वास्तविक मात्रा, ठीक है, निम्नलिखित में से किस तापक्रम, तो 40 डिग्री सेंटी तापक्रम और सापेक्ष आर्द्रता संयोजन में सर्वाधिक है, 100% हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर। जब चिनूक बाद पर्वतीय श्रृंखला के प्रति पवन ढाल से आती है तो क्या होगा। पहला बोल रहा है संतृप्ता वाष्प दबाव बढ़ जाता है, सापेक्ष आर्द्रता घट जाती है, ए आर दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत है। तो 66 का क्या है, तो इसका जो है ए और बी क्या है, दोनों ही गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। आपको यहाँ सूची दिया हुआ है निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष विशिष्ट आर्द्रता एंड मिश्रित आर्द्रता, और यहाँ पे आपको क्या करना है, मिलान करना है। 67 नंबर। तो 67 का जो होगा वो होगा बी, यानी ए का 4 हो जाएगा। जो निरपेक्ष आर्द्रता है ये होगा वायु के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित नमी का कुल भार। वायु के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित नमी के कुल भार को हम निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। अब सापेक्ष का क्या होगा, निश्चित आयतन और तापक्रम में वायु में वास्तव में उपस्थित जल वाष्प तथा उसी तापक्रम में वायु में अधिकतम मात्रा में रहने वाले जल वाष्प की मात्रा का अनुपात है। सापेक्ष आर्द्रता क्या है, निश्चित आयतन और तापक्रम में वायु में वास्तव में उपस्थित जल वाष्प तथा उसी तापक्रम में वायु में अधिकतम मात्रा में रहने वाले जल वाष्प की मात्रा का अनुपात है। सापेक्ष क्या है, अनुपात है। उसके बाद है विशिष्ट आर्द्रता। विशिष्ट आर्द्रता होगा जल वाष्प सहित 1 किलोग्राम वायु में निहित जल वाष्प का द्रव्यमान ग्राम में। ठीक है, जलवाष्प सहित 1 किलोग्राम वायु में निहित जलवाष्प का जो द्रव्यमान होगा वो किस में होगा, ग्राम में, वो होगा विशिष्ट आर्द्रता। अब है मिश्रण आर्द्रता। मिश्रण आर्द्रता का क्या हो जाएगा, मिश्रण आर्द्रता होगा 1 नंबर, यानी जल वाष्प के भार तथा प्रति इकाई शुष्क वायु के आयतन का अनुपात है। तो ये मिश्रित आर्द्रता क्या है, जल वाष्प के भार तथा प्रति इकाई शुष्क वायु के आयतन का अनुपात है। ये था आपका 67। अब ज़्यादा नहीं, 70 क्वेश्चन तक करवाऊंगी। 68 में है जॉर्ज हेडले द्वारा प्रतिपादित सिंगल सेल सर्कुलेशन मॉडल के अनुसार वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक जो है वो है डी, विषुवत रेखा और ध्रुव के बीच तापमान में अंतर का होना। जो जॉर्ज हेडले द्वारा प्रतिपादित सिंगल सेल सर्कुलेशन मॉडल के अनुसार वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है विषुवत रेखा और ध्रुव के बीच तापमान में अंतर का होना। नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन। पछुआ हवाएं और व्यापारिक हवाएं निम्नलिखित में से किन हवाओं के उदाहरण हैं। तो देखिए जो पछुआ ऑप्शन दिया हुआ है मेसो स्केल, टोपो स्केल, मैक्रो स्केल या माइक्रो स्केल, ये किसका क्या हो जाएगा 69 का। तो इसका जो होगा सी होगा, माइक्रो स्केल। पछुआ हवाएं और व्यापारिक हवाएं जो है मैक्रो स्केल, ठीक है, मैक्रो स्केल का उदाहरण है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 70 नंबर। जब जलीय वाष्पीकरण होता है तो जल को वाष्पीकृत करने में प्रयुक्त ऊर्जा जो होगा वो क्या होगा। तो जैसे कि ऑप्शन दिया हुआ है
जो प्रयुक्त ऊर्जा है वो वाष्पीकरण होने पर अलग बगल की हवा को गर्म करती है, पुनः कभी भी उपलब्ध नहीं होगी। वाष्पीकृत जल अणु में प्रच्छन्न ऊष्मा के रूप में जमा होती है या नष्ट हो जाती है। तो जो 70 नंबर क्वेश्चन है इसका सी होगा। जब जल वाष्पीकृत होता है तो जल को वाष्पीकृत करने में प्रयुक्त ऊर्जा जो है वो वाष्पीकृत जल अणु में प्रच्छन्न ऊष्मा के रूप में जमा होती है। वाष्पीकृत जल अणु में प्रच्छन्न ऊष्मा के रूप में जमा होती है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें तब और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ये इसका सीरीज़ 2 था, मैं सीरीज़ 3 भी आपको करवाऊंगी, इसलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स।